तो डियर स्टूडेंट्स, मैं कपिल शर्मा, फिजिक्स फैकल्टी, प्रज्ञा एकेडमी गंगापुर सिटी, एक बार फिर से आप सबका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल प्रज्ञा एकेडमी गंगापुर सिटी पर स्वागत करता हूं। हम लोग हिंदी मीडियम में फ्लूइड डायनेमिक्स में एंटर कर चुके थे और फ्लूइड डायनेमिक्स में एंटर करके हम लोगों ने रेनॉल्ड्स संख्या के बारे में पढ़ लिया था। रेनॉल्ड्स संख्या एक ऐसा नंबर है जो धारा रेखीय प्रवाह को विशुद्ध प्रवाह में परिवर्तन हेतु दिया जाता है कि इसका कितना मान हो कि कोई भी धारा रेखीय प्रवाह किसमें बदल जाए, विशुद्ध प्रवाह में। तो इसके लिए यदि एनआर का मान 2000 से ज्यादा हो जाता है तो उसे बोलते हैं अपन कि वो प्रवाह किसमें बदल जाएगा, विशुद्ध प्रवाह में। और अगर 2000 से कम है तो हम मोटा मोटा सा ये आइडिया लेते हैं कि वो कौन सा प्रवाह है, धारा रेखीय प्रवाह। हालांकि जब आप इंजीनियरिंग में जाओगे तो हो सकता है ये डेटा कुछ आपको अलग मिले, लेकिन हमारे 11th के सिलेबस के अकॉर्डिंग यही डेटा हम लोग ट्रू मानेंगे। एनआर के लिए मैंने आप लोगों को जो फॉर्मूला बताया था वो क्या था, एनआर बराबर ईटा वीडी अपॉन ईटा, रो वीडी अपॉन ईटा। रो मतलब घनत्व, वी मतलब वेग, डी मतलब डायमीटर, डायमीटर मतलब व्यास, और ईटा मतलब श्यानता गुणांक। मैंने इन सबके बारे में बोला था और ईटा के बारे में आप लोगों को बोला था कि ईटा के लिए हम डिटेल में हमारा श्यानता वाला जो चैप्टर है उसमें ढंग से पढ़ेंगे। अच्छा, एक और भी चीज, कभी कभार हमें पाइप का व्यास ना देकर हमें पाइप की लंबाई दे दी जाती है, उस जगह पर आप फॉर्मूला ये भी यूज कर सकते, रो वी एल अपॉन ईटा। तो अगर आपको व्यास दिया हुआ है, यदि व्यास दिया गया है तब तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। पाइप की लंबाई दी है, किसकी लंबाई, पाइप की लंबाई दी गई है, तब ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। क्लियर। और तीसरा एक और फॉर्मूला होता है, यदि बल दिए गए हों तो एनआर बराबर, ये फॉर्मूला होता है जड़त्वीय बल। जड़त्वीय बल मतलब F बराबर ma वाले बल, वो तो जड़त्वीय बल होते हैं। और द्रवों के अंदर जो श्यान वाला बल लगता है, श्यानता वाला जो बल लगता है, द्रवों के अंदर जो घर्षण बल लगता है, ऐसा समझो मोटा मोटा सा, उसे बोला जाता है श्यान बल। तो जड़त्वीय बल बटा श्यान बल, इसका अनुपात भी किसके बराबर होता है, रेनॉल्ड्स संख्या के बराबर। तो रेनॉल्ड्स संख्या के लिए 3 फॉर्मूले हैं। हालांकि आप लोगों के सिलेबस में शायद ही ये काम आए, लेकिन हाँ कभी कभार यदि हमें दे दिया जाए और कोई सवाल मिले तो शायद हम लोग कर पाए। ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है, एक विमाहीन राशि है, विमाहीन एवं मात्रकहीन राशि है, मात्रकहीन राशि है, विमाहीन एवं मात्रकहीन राशि है। ये भी आपको पता होना चाहिए। बेसिकली क्या है, नंबर, और नंबर क्या होते हैं, विमाहीन एवं मात्रकहीन। ओके, अब अपन हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हमारे सिलेबस में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम आगे पढ़ेंगे फ्लूइड डायनेमिक्स में। और बेसिकली फ्लूइड डायनेमिक्स इन दोनों ही टॉपिक पे नाचते रहती। वो फ्लूइड डायनेमिक्स के 2 टॉपिक है। पहला तो है अविरतता का सिद्धांत, जिसे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के नाम से जाना जाता है, और दूसरा है बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौली का सिद्धांत। तो पहला आप लोग टॉपिक डालें, पहला नंबर 1 टॉपिक जो हमारा है वो है अविरतता का सिद्धांत। अविरतता का सिद्धांत या फिर सांतत्यता का सिद्धांत, और इसे इंग्लिश में बोला जाता है क्या, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्लियर, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। देखो ये क्या है, पहली बात हम लोग यहाँ पे जो लेके चल रहे हैं, कौन से द्रव लेके चल रहे हैं, आदर्श द्रव। आप पिछले वीडियो में जाके देखना, आदर्श द्रव के लिए मैंने 4 चीजें बताई थी। जो अजम्पशन लिए थे कौन सा द्रव आदर्श होगा उसके लिए मैंने 4 बातें बताई थी। क्लियर। उन 4 बातों को जो ध्यान में रखते हैं हम उन्हीं द्रवों की बात करते हैं। यहाँ पर हम जो शांता वाले बल हैं, श्यान वाले जो बल हैं, उनको नगण्य मान के चल रहे हैं, पहली चीज। तो हम लोग जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो आदर्श द्रव पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब है जो सिद्धांत जिन द्रवों के लिए सत्य है वो द्रव कौन सा है, आदर्श द्रव। अब ये सिद्धांत क्या बोलता है उसे ध्यान रखो। तो सबसे पहला पॉइंट इसके लिए है, यह सिद्धांत किस पर आधारित है, द्रव्यमान संरक्षण पर। पहली बात, द्रव्यमान संरक्षण पर आधारित है। यह सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण पर आधारित है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक बात आप लोगों को बता दूं, कभी कभार आप लोग न्यूमेरिकल करते होंगे, आपको टफ लगते होंगे। देखो, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। एक, थ्योरी जो आपने सीखी उसे रटो मत,
थ्योरी को समझो। थ्योरी जब आप लोग पढ़ो तो थ्योरी को इस तरीके से पढ़ो कि आप कंसेप्ट तैयार कर सको। और दूसरा, आपकी मैथ्स काफी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। बायोलॉजी में मैथ्स का यूज कम होता है। बायोलॉजी के बच्चे, ऐसा नहीं कि जेईई एडवांस का सवाल अगर उन्हें नहीं आ रहा तो हो सकता है उसमें मैथमेटिक्स ऐसी आ रही हो, तो बायोलॉजी को ज्यादा कंसर्न होने की जरूरत नहीं है। बायोलॉजी के बच्चों के लिए मैथमेटिक्स ज्यादा टफ नहीं पूछी जाती सवाल में। क्लियर? और मैथ्स वाले बच्चों को तो मैथ्स वैसे भी आती है। तो आप लोग पहले थ्योरी को ढंग से सीखो, फिर उसी थ्योरी के आधार पर जो कंसेप्ट हैं उनके आधार पर आप न्यूमेरिकल सोल्व करने की कोशिश करो, आपका न्यूमेरिकल और भी आसान होगा। क्लियर? तो पहला यह सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण पर आधारित है। दूसरा, इस सिद्धांत के अनुसार किसी आदर्श द्रव के लिए, किसके लिए? किसी आदर्श द्रव के लिए, ऐसा भी हम यहां पे बोलेंगे, अनुसार किसी दिए गए पाइप या नली के एक सिरे पर प्रवेश करने वाले द्रव का मान, प्रवेश करने वाले द्रव की मात्रा उसी समय अंतराल में अन्य सिरे से निकलने वाले द्रव की मात्रा के तुल्य होती है। और ये जो सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं, ये क्या मान के पढ़ रहे हैं? ये कौन से द्रव है? आदर्श द्रव। आप लोग देखो एक बार और इन चीजों को नोट करो। तो इस सिद्धांत के अनुसार किसी दिए गए पाइप या नली के एक सिरे पर प्रवेश करने वाले द्रव की मात्रा उसी समय में, जितने समय में प्रवेश किया, क्लियर, उसी समय में अन्य सिरे से निकलने वाले द्रव की मात्रा के तुल्य होती है। क्लियर? और ये सिद्धांत किस पर आधारित है? ये सिद्धांत आपका आधारित है किस पर? द्रव्यमान संरक्षण। अब द्रव्यमान संरक्षण पर ये सिद्धांत आधारित है तो बेसिकली अपन इसे समझते हैं। और इसके लिए एक समीकरण, चूंकि इसका टॉपिक का नाम क्या है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो एक समीकरण है, एक सिद्धांत है। अब इसकी जो समीकरण है वो क्या होती है वो देखते हैं। वो समीकरण क्या होती है उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक पाइप बनाते हैं। क्या बनाते हैं हम लोग? यहाँ पे एक पाइप, और फिर उस पाइप का एग्जांपल लेके हम लोग इसे सोल्व करते हैं कि मान लो एक असमान अनुप्रस्थ काट का एक पाइप है। असमान अनुप्रस्थ काट का एक क्या है? पाइप। ध्यान से समझना है इसे। और असमान अनुप्रस्थ काट का एक पाइप है जिसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इस जगह पे कितना है? A1, और इस जगह पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है? 8। क्लियर? अब मान लो कि पाइप के इस भाग में, इस अनुप्रस्थ काट में, इस भाग पर जो द्रव का वेग है, द्रव प्रवाह का जो वेग है वो है v1। कितना है? v1। v1 क्या है? द्रव प्रवाह का वेग। और इस जगह पर द्रव प्रवाह का वेग कितना है? v2। मैंने बोला था कि धारा रेखीय प्रवाह में अलग अलग भाग में वेग अलग अलग हो सकता है, लेकिन किसी एक भाग में वेग या किसी एक बिंदु पर वेग हमेशा क्या रहेगा? नियत। क्लियर? ये A1 और ये v1, ये A2 और ये जगह पे क्या है? v2। अच्छा, घनत्व कितना है? यहाँ पे ρ1 और यहाँ पे ρ2, और हम तो असमपिंड मान रहे हैं भाई साहब, तो इस जगह पे भी ρ और इस जगह पे भी कितना? ρ। क्लियर? और मान लो कि समय अंतराल हमने कितना लिया? डेल्टा टी। समय अंतराल हम लोगों ने लिया डेल्टा टी। समय अंतराल हम लोगों ने कितना लिया? डेल्टा टी। अब मैं आपसे पूछता हूं कि डेल्टा टी समय में, किसमें? डेल्टा टी समय में जितना द्रव्यमान यहां से प्रवेश करेगा उतना ही तो द्रव्यमान इधर निकलेगा। यही तो द्रव्यमान संरक्षण है। जितना द्रव्यमान इस जगह से घुसेगा उतना ही द्रव्यमान यहां से निकलेगा। यही किसका सिद्धांत? यही तो है अविरतता का सिद्धांत।
तो प्रवेश करने वाले द्रव की मात्रा बराबर निष्कासित होने वाले द्रव की मात्रा, वो समान समय का अंतराल के लिए क्या होती है। तो क्या बोलते हो कि डेल्टा M1 बराबर डेल्टा M2, जहां पे M1 तो क्या है, प्रवेश करने वाले द्रव की मात्रा, और ये दूसरे सिरे से निकलने वाले द्रव की मात्रा, और दोनों के लिए समय अंतराल क्या होना चाहिए, डेल्टा टी। क्लियर, दोनों के लिए समय अंतराल क्या होना चाहिए, डेल्टा टी। और यहां पे लिख लो समय डेल्टा टी में। क्लियर। अब डेल्टा M1 बराबर डेल्टा M2, अब डेल्टा M1 बराबर डेल्टा M2 यदि है तो डेल्टा M1 को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा M1 को अभी से मिटा देता हूं मैं। डेल्टा M1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, डेल्टा M1 को लिखेंगे, देखो द्रव्यमान बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व गुणा आयतन। क्या है, घनत्व गुणा आयतन। अब आयतन निकालने के लिए आप ऐसे देखना कि मान लो यहाँ पर v वेग से, औसत वेग v1 से द्रव इधर जा रहा था, तो डेल्टा टी समय में ये मान लीजिए यहाँ पे द्रव के कण थे, ये द्रव के कण v1 वेग से जा रहे हैं यहाँ पे, तो डेल्टा टी समय में यही कण इस जगह पे आ जाएंगे, इस जगह पे आ जाएंगे, और इनके पीछे वाले कण यहाँ पे आ जाएंगे, इनके पीछे वाले कण यहाँ पे आ जाएंगे। तो कितने समय के लिए यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक डेल्टा टी समय में टोटल कितना द्रव का आयतन बना, ये निकालने के लिए हमें ये लंबाई पता होना चाहिए। तो v1 वेग से डेल्टा टी समय में ये कण कितनी दूरी तय करे हैं, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो कितना हो गया v1 डेल्टा टी। ध्यान से समझना, मैंने क्या किया, यहाँ पर जो कण थे वो कण डेल्टा टी समय में कितने आगे गए, तो मान लो कितने आगे गए, v1 डेल्टा टी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, v1 डेल्टा टी। अब यहां से यहां के बीच में डेल्टा टी समय में यहां से यहां के बीच में जितना आयतन आया द्रव का, वही तो आयतन इस डेल्टा टी समय में बहा होगा। आगे बात समझ में, ओके। अब ऐसा यहां भी होगा, डेल्टा टी समय में यहां से कितना द्रव बहा, तो ये दूरी कितनी हो गई, v2 डेल्टा टी, और यहाँ पे आयतन कितना बना, इतना, और यहाँ पे आयतन कितना बहा, जितना इन दोनों के बीच में आया। क्लियर। अब इस द्रव का द्रव्यमान m1 और इस द्रव का द्रव्यमान कितना m1, तो डेल्टा m1 बराबर क्या लिख दोगे, डेंसिटी तो रो इंटू v1 और इस जगह की रो इंटू v2। अच्छा v1 मतलब ये आयतन वाला v है। देखो यहाँ पे मैंने जो v लिया है वो स्मॉल ले लेते हैं, यहाँ का v जो लिया वो क्या ले लिया, स्मॉल, ये v, और ये है कैपिटल V। तो ये कौन सा v है, आयतन। ये वाला v आयतन है और ये वाला v वेग है। ध्यान से समझना इस बात, ये वाला v क्या है, आयतन। ओके, तो डेंसिटी इंटू v1। अब ये जो आयतन लिखोगे ये आयतन है, आयतन बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल गुणा लंबाई। तो ये क्षेत्रफल और ये लंबाई, तो क्षेत्रफल कितना है a1 और लंबाई कितनी है v1 डेल्टा टी। तो ये आ गया आपका v1 डेल्टा टी, ये बराबर होगा रो इंटू a2 v2 डेल्टा टी। ध्यान से देखो, डेल्टा टी और रो और डेल्टा टी कट गया, आपके पास जो समीकरण बची वो क्या बची, a1 v1 बराबर a2 v2। चलिए यहां तक नोट कीजिए, आपको a1 v1 बराबर a2 v2 नोट करो यहां तक। a1 v1 बराबर a2 v2। अब a1 v1 बराबर a2 v2, ये समीकरण क्या बोल रही है कि साहब इस जगह पर क्षेत्रफल गुणा वेग, क्षेत्रफल गुणा वेग का जो गुणनफल होगा इस भाग में क्षेत्रफल और वेग उन दोनों का गुणनफल सेम होगा। मतलब इस भाग में यदि वेग का मान v1 और इस भाग में द्रव वेग का मान v1 और इस भाग का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a1, तो इन दोनों का गुणनफल जो होगा वही दूसरे भाग में उस जगह के क्षेत्रफल एवं दूसरे वेग के गुणनफल के बराबर होगा। मतलब a1 v1 बराबर a2 v2। अब ये जो a और b का गुणनफल है ना बेटा, a और b का गुणनफल, इसे बोला जाता है आयतन प्रवाह की दर। क्या बोला जाता है, आयतन प्रवाह की दर।
किसे? क्षेत्रफल गुणा वेग के गुणनफल को क्या बोला जाता है? आयतन प्रवाह की दर एवी। और ये एवी ये क्या रहेगा इस सिद्धांत के अनुसार? एवी का मान क्या रहेगा? नियत। अभी तो आया A1V1 बराबर A2V2। तो इस सिद्धांत के अनुसार जितना द्रव यहां से प्रवेश करेगा डेल्टा टी समय में, उतना ही द्रव यहां से निकलेगा उतने ही समय में। पहला स्टेटमेंट तो हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं? अतः स्टेटमेंट नंबर 2, कथन नंबर 2, कथन 2 क्या हो सकता है? अतः सांतत्यता या अविरतता के सिद्धांत के अनुसार, अतः अविरतता सिद्धांत के अनुसार, सत्ता सिद्धांत के अनुसार किसी भाग में आयतन प्रवाह की दर नियत रहती है। सिद्धांत के अनुसार द्रव प्रवाह में, यहां पे एक और शब्द जोड़ लो, द्रव प्रवाह में किसी भाग में आयतन प्रवाह की दर क्या रहती है? नियत। ध्यान रहे क्या, यहाँ पे हमने जो द्रव माना है वो कैसा माना है? आदर्श द्रव। और आदर्श द्रव के 4 गुण हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। तो आयतन प्रवाह की दर AB का गुणनफल हमेशा क्या रहेगा? नियत। अच्छा, आयतन प्रवाह की दर को ऐसे भी प्रदर्शित कर देते हैं, dV/dt। यहाँ पे V अगेन ये क्या है? आयतन वाला, क्योंकि मैंने बड़ा लिखा है आयतन। तो dV/dt ये किसके बराबर होता है? A × V। यहाँ पे क्षेत्रफल गुणा वेग, और ये क्या है? आयतन। तो dV/dt ये क्या है? आयतन प्रवाह की दर। dV/dt को किससे प्रदर्शित करते हैं? आयतन प्रवाह की दर। और आयतन प्रवाह की दर को या तो dV/dt लिख लो, या फिर ये किसके बराबर होता है? A × V। और किताबों में इसे Q भी लिख दिया जाता है, Q बराबर A × V। क्लियर? ये आयतन प्रवाह की दर भी बोल दिया जाता है। तो क्या बोला? अविरतता के सिद्धांत है कि किसी दिए गए भाग में आयतन प्रवाह की दर क्या रहती है? नियत। मतलब एक भाग में अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और वेग का जो गुणनफल होगा दूसरी जगह पर, वही गुणनफल, मतलब वही गुणनफल A2V2 के बराबर होगा। क्लियर? यही आपका क्या है? अविरतता का सिद्धांत। तो इसके 2 कथन है, या तो यूं बोल दो कि एक भाग में प्रवेश करने वाला द्रव बराबर दूसरे भाग से गुजरने वाला द्रव, या तो यूं बोल दो दूसरे सिद्धांत के अनुसार कि किसी दिए गए भाग में आयतन प्रवाह की दर हमेशा क्या रहती है? क्लियर? नोट करो इसे। अब और आयतन प्रवाह की दर को, अच्छा ध्यान रखना है, dV/dt में वेग नहीं है, ये कौन है? आयतन। और dV/dt को क्या लिखते हैं? आयतन प्रवाह की दर। और साइड में जो V आ रहा है इसे क्या बोला जाता है? आयतन। इसे Q से भी प्रदर्शित करते हैं, और Q बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल गुणा वेग। ये बातें बहुत याद होनी चाहिए आप लोगों को। अच्छा, अब इस सिद्धांत के अनुसार AB बराबर नहीं है। भाई हम लोगों ने क्या सीखा कि A × V बराबर नहीं है। अब कोई पाइप यदि दिया हुआ है, सपोज मान लो ये पाइप दिया हुआ है, ये पाइप आप लोगों को दिया हुआ है, यहाँ से यदि क्षेत्रफल है मान लो A और वेग है V। अगर यहाँ का क्षेत्रफल A/4 हो जाए तो बताओ V2 का मान क्या होगा? तो अपन जानते हैं अविरतता सिद्धांत अनुसार, अविरतता के सिद्धांत के अनुसार क्या बोल दोगे कि सर AB का गुणनफल किसी भाग में नियत रहता है, या आयतन प्रवाह की दर क्या रहती है? नियत। या फिर क्या बोल दो कि साहब एक जगह से घुसने वाला द्रव बराबर दूसरी जगह से निकलने वाला द्रव। क्लियर? आदर्श द्रव में तो A1 × V1 बराबर A2 × V2। हमें V2 का मान निकालना है। तो यहाँ का क्षेत्रफल A दिया हुआ है, वेग V दिया हुआ है, इस जगह का क्षेत्रफल A/4 दिया हुआ है, तो हमें V2 का मान निकालना है। देखो A से A कट गया, तो V2 बराबर कितना हो गया? 4V। V2 का मान कितना हो गया? 4V। अगर यहाँ पे क्षेत्रफल 4 गुना घट गया तो वेग 4 गुना बढ़ गया, ताकि दोनों का गुणनफल जितना यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर रहे। देखो यहाँ पे गुणनफल कितना आया? A × V। तो यहाँ पर भी गुणनफल कितना आना चाहिए था? A × V। तो यहाँ का क्षेत्रफल तो A/4 था ही, V का मान कितना हो गया? 4V। तो 4V करोगे तो यहाँ से V से भी कट गया, 4 से 4 कट गया, तो ये भी किसके बराबर है गया? A × V के बराबर। क्योंकि हर जगह पे सांतत्यता का समीकरण क्या होना चाहिए?
सही होना चाहिए। तो हम लोग इससे दूसरा बात ये सीख सकते हैं क्या कि साहब a इंटू बी का गुणनफल यदि नियत रहता है तो a व्युत्क्रमानुपाती हो गया किसके, b के, और a व्युत्क्रमानुपाती हो गया b के। इसका मतलब कि जहां पर द्रव वेग कम होगा, जहां पे द्रव का वेग क्या होगा, कम, द्रव प्रवाह का वेग क्या होगा, कम, द्रव प्रवाह का वेग जहां पर कम होगा वहां का क्षेत्रफल क्या होगा, ज्यादा। इसका मतलब जहां पे क्षेत्रफल ज्यादा होता है वहां पे वेग कम होता है, और जहां पे क्षेत्रफल कम होता है वहां पे वेग ज्यादा होता है। आपने प्रैक्टिकल भी किया होगा, कभी कभार पाइप के आगे का मुंह बंद कर लेते हैं थोड़ा सा, तो मतलब उस जगह का क्षेत्रफल कम कर दिया, क्योंकि आपने अंगूठा लगाया इस जगह पे, उस जगह से जो द्रव के निकलने के लिए जो क्षेत्रफल है वो कम हो गया। अब द्रव के निकलने के लिए यदि क्षेत्रफल कम हो गया तो वेग तो बढ़ेगा ही, क्योंकि इधर से जितना द्रव घुस रहा है उधर से उतना निकलना चाहिए। तो आप अगर उसे निकलने के लिए कम स्थान दोगे तो उसे ज्यादा वेग से निकलना पड़ेगा, क्योंकि एबी का गुणनफल क्या रहना चाहिए, नियत। तो आप यहां से क्या बोल सकते हो कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल द्रव प्रवाह वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात जहां पर वेग कम होगा वहां का क्षेत्रफल क्या होगा, ज्यादा, या जहां का क्षेत्रफल ज्यादा होगा वहां पे वेग कम होगा, और जहां पे क्षेत्रफल कम होगा वहां पे वेग ज्यादा होगा। ये हमने खुद ने अपनी निजी जिंदगी में भी देखा है। क्लियर। और इसे क्या बोला जाता है, अविरतता का सिद्धांत, सातत्यता समीकरण, या फिर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के दो स्टेटमेंट, या तो क्या बोल दो कि द्रव प्रवाह की दर वो नियत रहती है। देखो एक बात ध्यान रखना, इस v को बोला जाता है वेग, और ये किसका वेग है, द्रव प्रवाह का वेग v। a क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और dv बटा dt, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, dv बटा dt इसे बोला जाता है आयतन प्रवाह की दर, या फिर सिंपल बोल तो प्रवाह दर। तो जब दर आ जाए ना तो दर का मतलब होता है dv बटा dt, और ये v क्या है, वेग, और ये v द्रव प्रवाह का वेग, और ये द्रव प्रवाह की दर, और ऊपर ध्यान रहे यहाँ पे क्या आता है, आयतन। क्लियर। अच्छा, dv बटा dt का मात्रक क्या होगा, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब या लीटर, मीटर क्यूब, और समय का मात्रक मीटर क्यूब पर सेकंड, और वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड। तो दोनों में अंतर है इनमें, द्रव का वेग मीटर पर सेकंड में, और प्रवाह की दर मीटर क्यूब प्रति सेकंड में। क्लियर। और अविरतता के सिद्धांत के अनुसार द्रव प्रवाह की दर क्या रहती है, नियत, मतलब a1 इंटू v1 बराबर a2 इंटू v2। जहां पर क्षेत्रफल ज्यादा वहां पे वेग कम, और जहां पे क्षेत्रफल कम वहां पर वेग ज्यादा। क्लियर। चलो, कभी कभार ये जो सातत्यता समीकरण, इसे कुछ ऐसे भी पूछ लिया जाता है। क्लियर। कैसे, ध्यान से देखो, मान लो कि आपको दो ही मोह ना दिए जाएं, ठीक है। कैसे, देखो मैं बना के सिचुएशन बताता हूं। जैसे मान लो आपको कुछ ऐसा दे दिया कि कोई पाइप है वो इस तरीके का है, इस जगह से, और यहाँ पे ऐसे दो मुंह दे दिए, ठीक है। मान लो इस जगह का क्षेत्रफल है a1, प्रवाह वेग है v1, a1, v1। इस जगह पे a2, प्रवाह वेग कितना दे दिया, v2, और यहाँ पर a3, v3। अब आप कैसे करोगे, कुछ नहीं करना, इस जगह पे प्रवेश करने वाला द्रव की मात्रा बराबर इस जगह से निकलने वाले की मात्रा। अब इस जगह से जो निकलेगा वो दो भागों में बच जाएगा। तो यहाँ पर फिर दो जगह पे लगा दो, यहाँ और यहाँ के बीच में, और यहाँ और यहाँ के बीच में। तो डायरेक्ट यहाँ से और इन दोनों के बीच में लगा दो। क्या लगा सकते हो कि a1 v1 बराबर दो भागों में बट गया, किसके, a2 v2 प्लस a3 v3, और आप यहाँ से इसे सोल्व करके निकाल सकते हो। क्लियर। उतारो इसे। ओके। इसके बाद अच्छा, एक तो मैंने आपको बताया धारा रेखीय प्रवाह। कौन सा प्रवाह, धारा रेखीय प्रवाह। ये तो बताइए। कभी कभार आपको सिचुएशंस में, ठीक है, ये भी बोल दिया जाता है स्थायी अवस्था में,
स्थायी अवस्था, याद है एक स्थायी अवस्था अपन ने कहाँ पे पढ़ी थी? वो पढ़ी थी अपन ने किसमें? ऊष्मा संचरण में, चालन में। तो स्थायी अवस्था इसे बोलते थे स्टेडी स्टेट। कौन सी स्टेट? स्टेडी स्टेट। इन दोनों का मतलब एक ही समझो आप लोग, हालांकि होता अलग अलग है, लेकिन इन दोनों का मतलब क्या समझो? एक। देखो स्थायी अवस्था क्या होती है वास्तविकता में, कि मान लो कोई पाइप है ऐसा, और इस पाइप में द्रव प्रवाहित हो रहा है। अब मैंने यहाँ पे ये भाग लिया, ये भाग लिया और ये भाग लिया। मान लो यहाँ पर क्षेत्रफल है A1, द्रव प्रवाह का वेग है V1। यहाँ पे है A2, द्रव प्रवाह का वेग है V2। और यहाँ पे दाब ले लेते हैं, दाब P1, यहाँ पर दाब P2, और यहाँ पर A3, V3 और P3। अब ध्यान से समझना, स्थायी अवस्था क्या है? स्थायी अवस्था वह अवस्था है जिसमें प्रत्येक भाग पर जो द्रव के पैरामीटर्स है, द्रव के पैरामीटर्स मतलब P क्षेत्रफल और दाब, वेग इत्यादि। ताप भी आता है इसमें, ताप T भी ले लो, T2 या T1, यहाँ पे T1, यहाँ पे T2 और यहाँ पे T3, कि द्रव से संबंधित जो पैरामीटर है, जैसे द्रव का इस जगह पे आपको दाब दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, वेग दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। तो स्थायी अवस्था में क्या होगा? तो स्थायी अवस्था के दौरान किसी द्रव प्रवाह में किसी भाग पर द्रव पैरामीटर जैसे कि कौन कौन? दाब, वेग, क्षेत्रफल, ताप इत्यादि समय के साथ परिवर्तित नहीं होते। मतलब यदि इस भाग पर t बराबर 2 सेकंड पर यदि दाब P1 है, तो t बराबर 25 सेकंड पर भी दाब कितना होना चाहिए? P1। अलग अलग भागों पर दाब सेम होगा, अलग अलग हो सकता है, लेकिन किसी एक भाग पर जो दाब है पहले मिनट में, वही दाब 5वें मिनट में भी होना चाहिए। तो मतलब अलग अलग भाग पर पैरामीटर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन किसी एक भाग पर जो पैरामीटर है वो क्या रहना चाहिए? नियत। इस अवस्था को क्या बोला जाता है? स्थायी अवस्था, या फिर इसे स्थायी प्रवाह भी बोला जाता है। स्थायी प्रवाह क्लियर? स्थायी प्रवाह मतलब स्टेडी फ्लो। तो जब द्रव स्थायी अवस्था में हो या स्थायी प्रवाह में हो, उसका मतलब कि किसी स्थायी अवस्था या स्थायी प्रवाह भी बोल सकते हो इसे, स्थायी प्रवाह के दौरान किसी द्रव प्रवाह में किसी भाग पर द्रव पैरामीटर PVAT समय के साथ परिवर्तित नहीं होता। और समय के साथ परिवर्तित नहीं होता इसका मतलब दाब का समय के साथ परिवर्तन 0, समय के साथ दाब में परिवर्तन 0, किसी भाग पर समय के साथ द्रव वेग में परिवर्तन 0, समय के साथ ताप में परिवर्तन क्या होना चाहिए? 0। ये सारी चीजें नोट करो आप लोग, कि समय के साथ समय कितना भी बदल जाए, लेकिन किसी एक भाग पर दाब, ताप, वेग इत्यादि बदलने नहीं चाहिए। लेकिन मोटी मोटी सी बात, क्या सर धारा रेखीय प्रवाह और स्थायी प्रवाह दोनों सेम है? बिल्कुल, हमारे लिए दोनों हम क्या मान के चलेंगे? सेम। तो आप लोग जैसे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लिखो, इक्वेशन कंटिन्यूटी में आप लोग लिख सकते हो कि धारा रेखीय प्रवाह के दौरान A1 V1 बराबर A2 V2, और ये भी बोल सकते हो कि स्थायी अवस्था के दौरान या स्थायी प्रवाह के दौरान A1 V1 बराबर A2 V2, क्योंकि हमारे डिस्कशन में इनमें अंतर हम लोग नहीं समझेंगे। क्लियर बात? चलो, लेकिन होते अलग अलग हैं, ध्यान से सुन लेना। उतारो। चलिए, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लिखते हैं, तो आप लोग स्थायी प्रवाह के बारे में भी जानना आपको थोड़ा सा अच्छा रहेगा, आप लोग इसे याद रखें। अगला जो हमारा सेगमेंट है वो है जब द्रव फ्लो करता है, जब द्रव क्या करता है? फ्लो, बहता है, तो इसमें कितने प्रकार की ऊर्जाएं संभव है? ध्यान से सुनना। तो प्रवाहित द्रव में निहित ऊर्जाएं,
कोई भी द्रव जो प्रवाहित हो रहा है उसके अंदर कौन कौन सी ऊर्जाएं संभव है। हम लोग कौन से द्रव की बात कर रहे हैं बताओ? आदर्श द्रव। और हमारा जो डिस्कशन है किस पर बेस्ड है? आदर्श द्रव पर। और आदर्श द्रव क्या होते हैं आप लोगों को बखूबी पता होना चाहिए। आदर्श द्रव तो पहले टाइप की जो एनर्जी है, मान लो कि एक पाइप है, अब एक पाइप में द्रव फ्लो कर रहा है, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा पाइप है, मैं सीधा नहीं ले रहा हूँ, कोई टेढ़ा मेढ़ा सा पाइप है। अब उसमें कौन कौन सी ऊर्जाएं हो सकती है? तो द्रव बह रहा है, द्रव बह रहा है तो मतलब उसके कण प्रवाहित हो रहे होंगे, द्रव के कण भी गतिशील होंगे। क्लियर? जब द्रव के कण गतिशील होंगे तो गतिशील कणों के अंदर ऊर्जाएं होंगी, वही ऊर्जा द्रव की ऊर्जा है कुल मिलाकर। तो पहले प्रकार की जो ऊर्जा है वो बोली जाती है कौन सी? गतिज ऊर्जा। तो द्रव के अंदर सबसे पहली जो ऊर्जा होती है वो कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। इसे बोला जाता है काइनेटिक एनर्जी। तो द्रव के अंदर सबसे पहले प्रकार की जो ऊर्जा है कौन सी है? ऊर्जा। और ये ऊर्जा क्यों होती है? किसी द्रव की गति के कारण, किसी द्रव की गति के कारण उसमें निहित ऊर्जा द्रव की गतिज ऊर्जा कहलाती है। गतिज ऊर्जा कहलाती है। क्लियर? आपको पता है कि द्रव की जो ऊर्जा है वो ऊर्जा किसके कारण है? यदि गति के कारण है तो उसको क्या बोल देंगे अपन? पहले प्रकार की गतिज ऊर्जा। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कैसे दिया जाता है? हाफ, और मान लो कि प्रवाहित द्रव की मात्रा डेल्टा एम है इंटू बी स्क्वायर। अब चूंकि द्रव कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई सॉलिड बॉडी हो जिसका बिल्कुल निश्चित द्रव्यमान हो, तो आयतन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो द्रव्यमान में भी परिवर्तन आता जाएगा। तो मान लो हम यहाँ पे लेते हैं, हमेशा ध्यान रखो, प्रति इकाई आयतन पर ऊर्जा, हमेशा ध्यान रखो, हम यहाँ पे गतिज ऊर्जा नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इकाई आयतन पर ऊर्जा। तो इकाई आयतन पर ऊर्जा लिखने का तरीका, तो इकाई आयतन पर गतिज ऊर्जा, इसे कैसे लिखोगे? गतिज ऊर्जा इकाई आयतन। हमेशा ध्यान रखो कि हम लोग जब द्रवों की बात करेंगे तो हम गतिज ऊर्जा लिखेंगे, इकाई आयतन पर गतिज ऊर्जा लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे इकाई आयतन पर गतिज ऊर्जा। और उसे क्या लिखोगे? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट आयतन। तो काइनेटिक एनर्जी तो कितनी है? हाफ डेल्टा एम इंटू बी स्क्वायर बटा आयतन को क्या लिखोगे? आयतन मतलब डेंसिटी, बताओ क्या? आयतन बराबर क्या? आयतन बराबर हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। तो इसे क्या लिख दोगे? आयतन बराबर क्या होगा? V बराबर क्या होगा? डेंसिटी बराबर क्या होता है? डेंसिटी बराबर होता है क्या? डेल्टा एम अपॉन वी। तो V बराबर कितना हो जाएगा? डेल्टा एम अपॉन रो, यही होगा ना। तो यहाँ पे क्या लिख दो? डेल्टा एम अपॉन रो, डेल्टा एम से डेल्टा एम कैंसिल, यहाँ पे क्या बच गया? हाफ रो वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको लिखने का तरीका क्या है? हाफ रो वी स्क्वायर। क्लियर बात? हाफ रो वी स्क्वायर ये होती है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और हाफ एम वी स्क्वायर है तो गतिज ऊर्जा होती है। द्रव में अपन क्या यूज करेंगे? इकाई आयतन पर ऊर्जा, क्योंकि द्रव सॉलिड बॉडी नहीं है कि जिसका एक फिक्स द्रव्यमान हो, जैसे थोड़ा सा ज्यादा ले लिया द्रव्यमान बढ़ गया। क्लियर? इसीलिए अपन इकाई आयतन में जो भी दिया गया आयतन है उसकी जो ऊर्जा है वो उसको अपन कैसे निकालते हैं? किसी इकाई आयतन पर गतिज ऊर्जा वो कैसे लिखी जाएगी? हाफ रो वी स्क्वायर। तो पहले प्रकार की गतिज ऊर्जा होती है किसी भी प्रवाहित द्रव में पहली ऊर्जा जो होती है वो कौन सी होती है? गतिज ऊर्जा। और किसके कारण होती है? द्रव की गति के कारण। दूसरे टाइप की जो एनर्जी है वो है क्या? वो है आपकी स्थितिज ऊर्जा। वो क्या है? स्थितिज ऊर्जा। अब स्थितिज ऊर्जा क्यों होती है? पहली बात हमने जब पढ़ा था सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के लिए कि अगर किसी धरती की सतह से या किसी दिए गए लेवल से अगर किसी वस्तु को किसी एक हाइट तक ले जाया जाए तो हमें गुरुत्व के विरुद्ध क्या करना पड़ता है? कार्य। तो गुरुत्व के विरुद्ध ये किया गया कार्य ही उस वस्तु की किसके रूप में संचित हो जाती है? स्थितिज ऊर्जा के रूप में। ऐसा ही कुछ द्रवों के साथ भी होता है। तो दूसरे टाइप की जो एनर्जी है वो कौन सी है? स्थितिज ऊर्जा। इसे बोला जाता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? पोटेंशियल एनर्जी। अब मान लो कोई पाइप है, इस पाइप में कोई द्रव है और इस द्रव मान लो इतना सा भाग है, इसका द्रव्यमान है डेल्टा एम। अब ये इस जगह से, जैसे मान लो यहां से बहना शुरू हुआ, यहां से, अब इस जगह से जब ये बहेगा, मान लो H1 हाइट पे था और अब ये कितना चल गया? H2 हाइट पे।
कितनी हाइट पे, h2 हाइट पे। यही द्रव्यमान यहाँ पे था, इमेजिन करो ये डेल्टा m द्रव्यमान यहाँ पे था, क्लियर। तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, डेल्टा m g h1। अब ये यहाँ पे चला गया तो कितनी हो गई, डेल्टा m g h2, क्लियर। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि अभी इसकी एनर्जी कितनी है, डेल्टा m g h2, पहले कितनी थी, डेल्टा m g h1। तो एनर्जी में परिवर्तन कितना हुआ, स्थितिज ऊर्जा में U2 माइनस U1। तो बेसिकली किसी द्रव की स्थिति के कारण द्रव में निहित ऊर्जा द्रव की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। जब इस द्रव को आप यहां से यहां पे ले जा रहे हो तो इसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या हो रहा है, चेंज। तो इसका मतलब इस पोजीशन से इस पोजीशन पे गई तो इसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या आया, परिवर्तन। हमेशा ध्यान रखो स्थितिज ऊर्जा किसी रेफरेंस पॉइंट के अनुसार लिखी जाती है। तो इसे बोला जाता है कौन सा, इसे बोला जाता है रेफरेंस पॉइंट। और इस रेफरेंस पॉइंट को इंग्लिश में बोला जाता है डेटम, DATUM, ठीक है ना। इसे आप संदर्भ या बेस भी बोल सकते हो या आधार रेखा भी बोल सकते हो। इसी आधार रेखा के आधार पर, इसी आधार पर ये कितना ऊपर है, डेल्टा m g h1, और ये कितना है, डेल्टा m g h2। तो मान लो किसी विशेष स्थिति पर, मान लो कि इस जगह पर इसकी एनर्जी कितनी है अभी, U बराबर कितनी, m g h2, ये U2, और इस जगह पे कितनी थी, U1 बराबर डेल्टा m g h1, यहाँ पे डेल्टा m कर। तो पोटेंशियल एनर्जी को लिखने का तरीका, U बराबर डेल्टा m g h किसी भी हाइट के लिए, और ये U किसके सापेक्ष, इस आधार के सापेक्ष। इस आधार पर अपन ने पोटेंशियल एनर्जी कितनी मान रखी है, 0। तो इस आधार के सापेक्ष अगर ये किसी हाइट पर है तो कितना हो जाएगा, डेल्टा m g h, और यहाँ पे है तो डेल्टा m g h2, यहाँ पे है तो डेल्टा m g h1। परिवर्तन निकालना है तो U2 माइनस U1, ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, अपन को ऊर्जा से मतलब है या इकाई आयतन की ऊर्जा से मतलब है, तो इकाई आयतन पर तो स्थितिज ऊर्जा पर यूनिट आयतन ये कितना होगा, डेल्टा m g h, और आयतन बराबर क्या होता है, वही आयतन बराबर अभी निकाला था अपन ने, आयतन बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा m द्रव्यमान बटा घनत्व, रो ऊपर चला जाएगा, डेल्टा m कैंसिल, कितना आ गया, रो जी h। तो इकाई आयतन पर स्थितिज ऊर्जा उसे लिखने का तरीका क्या होता है, रो जी h। तो किसी द्रव की दी गई मात्रा की किसी विशेष स्थिति के कारण, दी गई मात्रा कितनी, डेल्टा m की किसी विशेष स्थिति के कारण उसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी, रो जी h। यदि बेटा परिवर्तन हुआ, जैसे यहां से यहां पे परिवर्तन हुआ, तो परिवर्तन कैसे लिखोगे, रो जी h2 माइनस रो जी h1। क्लियर बात, चलो। तो ये हुआ दूसरे प्रकार की स्थितिज ऊर्जा। तीसरे टाइप की जो एनर्जी है, इसमें जो संभव है वो है दाब ऊर्जा। क्लियर, तीसरे टाइप की जो एनर्जी है वो क्या है, दाब ऊर्जा, प्रेशर एनर्जी। तीसरे टाइप की जो एनर्जी है वो कौन सी संभव है, प्रेशर एनर्जी, दाब ऊर्जा। दाब ऊर्जा इसे बोला जाता है प्रेशर एनर्जी। क्लियर। अब देखो दाब ऊर्जा क्या है, आप समझना कि मान लो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि किसी एक बिंदु पर दाब और सब फिक्स होते हैं। अब मान लो इसमें द्रव बह रहा है, इस जगह पर मान लो फ्लूइड है, इस जगह पे ये द्रव है, इतना भाग लिया अपन ने, ठीक है। अब इस जगह पे कुछ ना कुछ दाब होगा P1, इस जगह पे कुछ ना कुछ दाब होगा इधर से। हमेशा देखो इस वाले भाग पर इसके साइड वाला द्रव दाब लगा रहा होगा कितना, P1। क्लियर। अगर मैं इतना सा भाग लूं द्रव का तो आसपास वाले द्रव उस पर दाब लगा रहे होंगे। अब इधर से दाब लग रहा होगा, इस भाग पर कितना दाब लग रहा होगा, P1। और इधर से इस भाग पर दाब लग रहा होगा कितना, P2। ठीक है। अब इधर से यदि P1 भाग लग रहा है और मान लो इस दाब के कारण ये डेल्टा टी समय, कितने समय में, डेल्टा टी समय में यहां से खिसक कर और ये डेल्टा एक्स खिसक गया, इस दाब के कारण ये कितना खिसक गया, डेल्टा एक्स।
अच्छा, दाब आपको पता है कि दाब की वजह से क्या आता है, बल। द्रव में दाब की वजह से क्या आता है, बल। और वो बल जब इस पर बल लगेगा तो ये खिसकेगा, तो ये बल ने इसे खिसका दिया। इसका मतलब जिस बिंदु पर बल आरोपित हुआ वो बिंदु स्थापित हो गया। और अपन फिजिक्स में कार्य की परिभाषा क्या बोलते हैं, कार्य की परिभाषा बोली जाती है कि यदि जिस बिंदु पर आप बल लगा रहे हो वो विस्थापित हो जाए तो कार्य होगा ही होगा। तो उस बल द्वारा कार्य क्या हुआ, किया गया है। तो दाब ऊर्जा का मतलब होता है दाब बल द्वारा किया गया कार्य, द्रव में दाब ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है। अब यहां से मान लो कि डेल्टा एक्स इसे किसका दिया, ठीक है, डेल्टा एक्स1। और इधर इसे मान लो कि ये भी आगे जा रहा था, तो ये आगे जाके मान लो ये किसका, डेल्टा एक्स2। क्योंकि हर जगह पे वेग अलग अलग होता है, तो अगर ये v1 वेग से किसका, तो v2 वेग से किसका होगा, तो डेल्टा x2 किसका है, डेल्टा x1। तो WP1 क्या लिखोगे, WP1 दाब 1 द्वारा किया गया कार्य, तो क्या होता है FP1, P1 के कारण बल इंटू डेल्टा एक्स। अब क्योंकि ये भी आगे जा रहा है और बल भी इधर है, तो ये कार्य धनात्मक, और इसका कार्य WP2 मतलब FP2 इंटू डेल्टा x2। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। क्यों, क्योंकि दाब इधर लग रहा है और ये आगे जा रहा है। क्लियर। तो P1 द्वारा किया गया कार्य पॉजिटिव और इसके द्वारा किया गया कार्य नेगेटिव, क्योंकि विस्थापन आगे है और बल पीछे लग रहा है। दोनों के बीच में 180 का कोण, इधर दोनों के बीच में 0 का कोण। तो FP1 बल कैसे लिखा जाता है, दाब गुना P1 के कारण जो बल है वो कैसे लिखोगे, दाब गुणा क्षेत्रफल। और यहाँ का क्षेत्रफल क्या ले लिया मैंने, A1 इंटू डेल्टा एक्स। और यहाँ का कितना हो जाएगा, माइनस P2A2 डेल्टा एक्स। बेटा मान लो ये क्षेत्रफल A1 है, A1 इंटू डेल्टा एक्स1 क्या हो गया, आयतन। तो ये क्या हो गया, P1 इंटू डेल्टा V1 मतलब ये आयतन है, आयतन। और यहाँ पे ये कितना हो गया, माइनस P2A2 इंटू डेल्टा x2, ये भी क्या हो गया, इसके बीच में द्रव का आयतन, तो ये डेल्टा V2। हमें ये कार्य हुआ, ये तो सिंपल कार्य निकला। अगर मुझे इकाई आयतन पर निकालना है, किस पर, इकाई आयतन पर कार्य, तो क्या करो, इसी आयतन का भाग दे दो। तो इकाई आयतन पर कार्य कितना आ जाएगा, P1 डेल्टा V1 बटा डेल्टा V1 कट गया। तो किसके बराबर आएगा, P1 यहां पर किसके बराबर आएगा, WP2 बटा आयतन। तो कितना आ जाएगा, माइनस P2 डेल्टा V2 बटा डेल्टा V2, इससे कट गया। तो ये किसके बराबर आ गया, माइनस P2। इसका मतलब आप समझे कि जो इकाई आयतन पर कार्य और वही दाब ऊर्जा है, वही क्या है, दाब ऊर्जा। भाई अपने क्या बोल रहे हो, दाब बल द्वारा किया गया कार्य ही द्रव में दाब ऊर्जा के रूप में होती है। तो दाब बल द्वारा जो ये कार्य आया यही तो ऊर्जा है। अगर यही कार्य इकाई आयतन पर हो गया तो इकाई आयतन पर ऊर्जा का मान किसके बराबर हो जाएगा, इधर तो माइनस P2 और इधर P1। तो एक बात ध्यान रखना, इकाई आयतन पर दाब ऊर्जा का मान दाब के बराबर ही होता है। क्या बोला मैंने, इकाई आयतन पर कार्य बोल दो या ऊर्जा बोल दो, कौन सी ऊर्जा, दाब ऊर्जा। इकाई आयतन पर दाब ऊर्जा का मान किसके बराबर होता है, उस बिंदु पर दाब के बराबर। इधर किया तो इधर कितना आ गया, P2, और इधर किया तो इधर कितना आ गया, P1। क्लियर। तो हमने 3 प्रकार की ऊर्जाएं पढ़ी द्रव में, 3 प्रकार की। इसके अलावा दूसरी भी ऊर्जाएं हो सकती है, कौन सी, जो घर्षण के कारण ऊर्जा बनी, लॉस भी तो हो सकते हैं, घर्षण लगे। लेकिन यहाँ पे अपन कौन सा द्रव मान रहे हैं, आदर्श। क्लियर। तो चूंकि आदर्श द्रव मान रहे हैं इसलिए 3 प्रकार की ऊर्जाएं संभव है। कौन कौन सी, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और दाब ऊर्जा। ये तीनों आप लोग पढ़ना ढंग से। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।